अस्सलाम वालेकुम। आज का जो है लेक्चर वो 4.4 सेक्शन है, द लीनियर कांग्रुएंस एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो इस सेक्शन में हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे हाउ टू सोल्व द लीनियर कांग्रुएंस इक्वेशंस। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है विच इज़ ये वाली जो आपके पास है लीनियर कांग्रुएंस इक्वेशन ए एक्स कांग्रुएंट टू बी मोड एन, इस तरह की जो इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड अ लीनियर कांग्रुएंस इक्वेशन। सॉरी, यहाँ पर आप एक वो कांग्रुएंट का साइन डालना है। लाइक मैं अभी आपको ये यहाँ पर करेक्शन करवा देता हूँ। यहाँ पे साइन जो है ये एक और आपके पास साइन आएगा यहाँ पर, दैट इज ओके लाइक दिस। तो इस तरह का जो है ये तीन अगर साइन आ जाए, ये कांग्रेस का आपको साइन का पता है तो ये करेक्शन कर लीजिएगा पीडीएफ में भी। ए एक्स कांग्रुएंट टू बी mod n, तो इस टाइप की जो इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड अ लीनियर कांग्रुएंस इक्वेशन। ओके, एंड दिस एक्स नॉट, ये इसका सोल्यूशन होगा अगर एक्स नॉट को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें एक्स की जगह पे, देन दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मीन ए एक्स नॉट डिफरेंस विद बी डिवाइड्स एन, अगर इनके डिफरेंस को एन डिवाइड कर दे तो फिर ही एन के कांग्रुएंट होते हैं। तो एक्स नॉट इसका सोल्यूशन होगा अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो। ओके, ये वाली जो आपके पास लीनियर कांग्रुएंस इक्वेशन है जी, जो कांग्रुएंट में लिखी हुई है ए कांग्रुएंट टू बी mod n, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये कांग्रुएंट ए एक्स बी कांग्रुएंट तभी होंगे mod n में जब n इनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा। अगर n इनके डिफरेंस को डिवाइड करता है तो आप लिख सकते हैं ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू n इंटू वाई, वेयर वाई इज एनी इंटीजर। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये आपके पास डाइफेंटाइन इक्वेशन टाइप बन जाती है अगर आप एन वाई को इधर लें और बी को इधर लिख लें। तो ए एक्स माइनस एन वाई इक्वल्स टू बी, तो ये आपके पास लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन बन जाती है। तो मीन कि आप ये जो कांग्रुएंस इक्वेशन है आपकी लीनियर कांग्रुएंस इक्वेशन, आप इसको चेंज कर सकते हैं डाइफेंटाइन इक्वेशन में। और डाइफेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन हमने देखा था कि कब एग्जिस्ट करता है, तो ये या नीचे एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, दोबारा से उसको रिमाइंड जस्ट कि लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन जो है तो आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी थी। ये दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डी डिवाइड्स सी वेयर डी इज अ जीसीडी ऑफ ए एंड बी। तो ये जो ऊपर हमने इक्वेशन बनाई है एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू बी, तो दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डी डिवाइड्स बी वेयर डी इज अ जीसीडी ऑफ ए और एन का आ जाएगा। अगर उसी इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो सी की जगह पे आपका बी आ गया है और बी की जगह पे आपके पास माइनस एन आ गया। और माइनस एन का ए और माइनस एन का जीसीडी लें या ए और एन का लें तो वो सेम आता है। तो जीसीडी वेयर डी इज अ जीसीडी ऑफ ए एंड एन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे एक एग्जाम्पल मैंने दी है कि एन 3x कांग्रुएंट टू 9 मॉड्यूलो 12। आप देखें 3 भी इसका सोल्यूशन है और माइनस 9 भी इसका सोल्यूशन है, क्योंकि आप 3 पुट करें तो आपको पता है ये दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 आ जाएगा और 12 डिवाइड्स 0। अगर आप माइनस 9 पुट करते हैं तो फिर भी अगर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 12 डिवाइड कर देगा। 3 भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है और माइनस 9 भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। 3 and minus 9, these are two different numbers. They are not equal. 3 is a different one and minus 9 is a different integer. But ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अंडर मॉड्यूलो 12 में, क्योंकि अगर अंडर मॉड्यूलो 12 में देखें तो ये दोनों एक दूसरे के कांग्रुएंट हो जाते हैं, क्योंकि 3 is a congruent to minus 9 modulo 12 because 12 divides their difference. तो देखने में ये 3 और माइनस 9 दो डिफरेंट नंबर्स हैं, बट अगर अंडर मॉड्यूलो 12 में देखें तो ये दोनों आपके पास सेम नंबर है अंडर मॉड्यूलो 12 में। तो दैट्स वाई 3 and minus 9 are not
डील एज टू डिफरेंट सॉल्यूशंस, इनको दो डिफरेंट सॉल्यूशंस की तरह डील नहीं करेंगे, एक्चुअली दे आर अ सेम सॉल्यूशंस अंडर मॉड्यूलो 12, ये एक ही सॉल्यूशन है, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस नहीं है। ताहम अगर आप देखें x इक्वल टू 7 इस इक्वेशन में अगर आप पुट करें 7 इंटू इस इक्वेशन में x की जगह अगर आप 7 पुट करें तो 7 इंटू 3 21, एंड अगर 21 और 9 का डिफरेंस लें तो 12 उसको डिवाइड कर देगा क्योंकि वो एग्जैक्टली 12 ही आ जाएगा। तो अब 7 और 3 आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि 7 और 3 का अगर डिफरेंस लें तो 4 आता है, तो 12 डज नॉट डिवाइड्स 4। तो अब ये 3 और 7 जो हैं, दीज आर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस अंडर मॉड्यूलो 12, दे आर नॉट अ सेम। 3 और -9 जो हैं वो सेम सॉल्यूशंस थे अंडर मॉड्यूलो 12 में, लेकिन 3 और 7 जो हैं ये टू डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं अंडर मॉड्यूलो 12 में। ओके, नेक्स्ट हम एक थ्योरम डिस्कस करते हैं जिसमें हम जो है देखेंगे कि हाउ many different solutions of a congruent equation can be exist. Okay, the next theorem is 4.7. The linear congruence equation ax congruent to b mod n has a solution if and only if ये हमने पीछे भी पढ़ लिया कि जब d जो है वो डिवाइड करे b को, where d is a GCD of a and n, और अगर d b को डिवाइड कर देता है तो फिर हमारे पास then it has d mutually incongruent solutions modulo n। तो ये सेकंड पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हमें बता रहा है कि आपके पास टोटल डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे अंडर मॉड्यूलो 9 एन में। तो हमारे पास डी जो है वे डी इज अ जीसीडी ऑफ ए और एन, तो डी आपके पास इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मिलेंगे, यानी डी डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे इस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन के। बाकी जितने भी होंगे वो सारे जो हैं वो इन्हीं में से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो टोटल इनकॉन्ग्रुएंट यानी टोटल डी आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के एग्जिस्ट करेंगे। तो पहला पार्ट जो है इस थ्योरम का वो तो आप सिंपली प्रूफ कर सकते हैं, जो थ्योरम हमने 2.9 किया था फॉर अ डायफोंटाइन इक्वेशन, क्योंकि ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन को, ये एक आपके पास जो कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन है इसको हम लीनियर डायफोंटाइन इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। ये ऊपर हमने अभी थ्योरी में डिस्कस भी कर लिया। तो इसका प्रूफ अगर देखें तो ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन इफ एंड ओनली इफ, अगर ये इक्वेशन आप लिख सकें तो इसको कि इसको हम इस इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर डायफोंटाइन। तो इसका सोल्यूशन हमें पता है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करता है जब डी डिवाइड करे इन दोनों के बी को, वेयर डी इज जी सी डी ऑफ ए एंड एन। तो ये तो हो गया पहला पार्ट, तो उसी थ्योरम से हो गया। दूसरा पार्ट जो हमने शो करना है कि इसके एग्जैक्टली डी डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, यानी डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस हैं, ये पार्ट हम प्रूफ करते हैं। ओके, उस थ्योरम 2.9 से हमें पता है कि अगर एक सोल्यूशन x नॉट y नॉट मिल जाए तो बाकी सॉल्यूशंस हमारे इस टाइप के मिलेंगे हमें, x नॉट प्लस n ओवर डी इनटू t, y इक्वल्स टू y नॉट प्लस a ओवर d इनटू t, वेयर t इज एनी इंटीजर। अब हमने देखना है, हम इन तो यहाँ पर चूंकि सिर्फ कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन जो हमारी आई है वो ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन में है, तो हमने सिर्फ x को चेक करना है, y को हम स्किप करेंगे क्योंकि हमारे सॉल्यूशंस जो हैं ये x वाले हैं। ओके, अब नाउ आवर एम इज जस्ट टू प्रूव, ये मैंने वो जस्ट थ्योरी में लिख दिया कि नाउ आवर एम इज जस्ट टू प्रूव दैट देयर आर डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मॉड्यूलो एन। तो t की वैल्यू अगर हम लें 0 से लेके d-1 तक, तो ये टोटल d नंबर्स बनते हैं, और इनको अगर आप पुट करें यहाँ पर t की जगह पे तो हमारे पास क्या बन जाता है, पहले अगर 0 पुट करें इस इक्वेशन में तो x नॉट आ जाता है, फिर 1 पुट करें तो x नॉट n ओवर d अप टू टी की ये सारी वैल्यू d-1 तक यहाँ पर पुट करें तो ये आपके पास जो टोटल डी नंबर्स बन जाते हैं। अब हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो टोटल डी नंबर्स हैं ये सारे एक दूसरे के साथ इनकॉन्ग्रुएंट है। इनकॉन्ग्रुएंट होंगे तो टोटल डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट आएंगे ना। तो हमने शो करना है, हमारा क्लेम ये है कि ये सारे जो हैं आपस में पेयर वाइज इनकॉन्ग्रुएंट है। और दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है कि अगर कोई और सोल्यूशन
इस इक्वेशन का एग्जिस्ट करता है तो वो इन्हीं में से किसी एक के कांग्रुएंट आ जाता है। अब ये दो चीजें हमने इसमें प्रूफ करनी है। ओके, पहले ही प्रूफ करते हैं कि ये सारे जो है ये आपस में इनकांग्रुएंट है। कंट्रियरी सपोज कर लें कि इनमें से दो जो है कोई वो आपस में कांग्रुएंट आ जाते हैं अंडर मॉड्यूलो एन के। सपोज के एक्स नॉट प्लस एन ओवर डी टी वन, एक्स नॉट प्लस एन ओवर डी टी टू, ये दोनों आपस में कांग्रुएंट है अंडर मॉड्यूलो एन के। और फिर देखते हैं कि क्या हमारे पास कंट्राडिक्शन आती है। वेयर टी वन और टी टू आपको पता है ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो है और लेस देन डी माइनस वन है, क्योंकि हमने इन्हीं में से सिलेक्ट की है। एक्स नोट से कैंसिल हो जाएगा, एन ओवर डी एन आ जाएगा। तो ये आपके पास देखें दोनों तरफ सेम एक नंबर है जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल कब कर सकते हैं, जब एन को इन दोनों के जीसीडी पे डिवाइड करेंगे। यानी ये वो सी नंबर है ना, तो ए ये लिखा हुआ है सी ए सी बी इंटू एन, तो सी को कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन वो हमने देखा था कि सी को डायरेक्ट कैंसिल करें तो वो जो है वो ट्रू नहीं रहता। साथ एन एन को डिवाइड करना पड़ता है डी पे, वेयर डी इज अ जीसीडी ऑफ एन सी एंड एन। तो एन ओवर डी और एन का जीसीडी तो एन ओवर डी ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एन ओवर डी जो है ये एन को डिवाइड करता है, तो इसलिए इन दोनों का जो जीसीडी है एन ओवर डी आ जाएगा। और एन को एन ओवर डी पे यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास डी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है ये आपके पास ये कैंसिल होके ये आ जाएगा टी वन टी टू अंडर मॉड्यूलो डी, ये एन की जगह पे डी आ जाएगा। क्योंकि जब इस जीसीडी पे डिवाइड करेंगे एन को तो एन एन से कैंसिल हो जाएगा, तो डी आपके पास आ जाएगा। ये मैंने ये वाला जो आपका भी ऊपर एक्सप्लेन किया कि ये वाली हम कंडीशन यूज करेंगे कि सी को कैंसिल जब करें तो फिर एन को डी पे डिवाइड करना पड़ता है, वेयर डी इज अ जीसीडी ऑफ सी एंड एन। अब यहाँ पर डी जो है टी वन जो है इस इक्वेशन में टी वन कांगुरेंट टी टू अंडर मॉड्यूलो डी आ गया। इसका मतलब है डी जो है इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा, जबकि इन दोनों का डिफरेंस जो है टी वन का और टी टू का ये डी से लेस होगा, क्योंकि ये खुद भी दोनों डी से लेस हैं तो इनका डिफरेंस भी डी से लेस होगा। तो ये इन दोनों का डिफरेंस डी से लेस होगा, तो फिर डी कैसे इनको डिवाइड करेगा? इसका मतलब है ये कांग्रुएंट नहीं हो सकते, ये कंट्रडिक्शन आ गई। तो कंट्रडिक्शन क्यों आई? बिकॉज हमने दो नंबर्स को उन डी नंबर्स में से दो नंबर्स को आपस में कांग्रुएंट ले लिया था, तो वो कांग्रुएंट नहीं हो सकते, वो सारे इनकांग्रुएंट। अब क्या रह गया प्रूफ करना कि अगर कोई और सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो इन्हीं में से किसी एक के कांग्रुएंट होगा। तो कोई और सोल्यूशन सपोज कर लेते हैं एक्स नोट प्लस एन ओवर डी इंटू टी। अब टी की जो है कंडीशन नहीं रखते कि वो डी माइनस वन से लेस है, वो ग्रेटर भी हो सकता है ये वाला टी। तो अब हमने शो करना है कि ये वाला जो हमने एक सोल्यूशन लिया है, नाउ वी नीड टू शो दैट इफ एनी अदर एक्स नोट plus n over d is a solution of this congruence equation, then that must be congruent to one of that d numbers। ये उन्हीं में से किसी एक के जो है वो congruent हो जाता है। अब t जो है t, अब कंडीशन नहीं लगाई हमने कि t must be less than d minus 1 या d, तो t को d पे डिवाइड किया जा सकता है बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। t को जब d पे डिवाइड करेंगे, ये मैंने लिखा हुआ है कि हमने क्या किया है, t को d पे डिवाइड किया तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम आप इस तरह लिख सकते हैं t को q d प्लस r वेयर r इज लेस देन d एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, t की ये वाली जो वैल्यू है q d प्लस r, ये आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, तो ये आपके पास आ गया। इसको सॉल्व करें तो ये आपके x नॉट प्लस एन डी प्लस एन ओवर डी इंटू आर। अगर इस ये वाली जो आपके पास नंबर है इसको अगर मॉड्यूलो n में देखें तो चूंकि एन डी जो है ये अंडर मॉड्यूलो n में 0 हो जाएगा, क्योंकि एन डी इज कांग्रुएंट टू 0 मोड n होता है, तो एन डी की जगह पे 0 आ गया। तो ये आपके पास बच गया x नॉट प्लस एन ओवर डी इंटू आर, और आर की वैल्यू आपको पता है कि लेस देन डी है। तो अगर लेस देन डी है आर की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ये उन्हीं में से कोई एक नंबर आ गया ना, एक्स नॉट प्लस एन ओवर डी, ये इन्हीं में से कोई एक नंबर है। सो एक्स नॉट प्लस एन ओवर डी इंटू टी जो है ये इसके इक्वल है, और ये इन्हीं में से कोई एक नंबर है। इट्स मीन कि ये वाला जो नंबर है उन्हीं डी नंबर में से किसी एक के कांग्रुएंट आ गया। तो ये आपका थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गया। इट्स मीन कि ये जो टोटल एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट एन ओवर डी इंटू ये डी नंबर्स थे, यही जो है टोटल
डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मोडुलो n है। तो दिस इज अ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। अब इसकी करोलरी है, अगर ए का और n का जीसीडी 1 हो जाता है देन ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड n हैज अ यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन तो उतने ही थे ना जितने आपके पास जीसीडी है। अगर जीसीडी 1 आ गया, डी 1 आ गया, तो आपके पास एक ही सोल्यूशन आ जाएगा जो कि यूनिक सोल्यूशन होगा। तो दिस इज अ करोलरी ऑफ दिस थ्योरम। अब इसका रिमार्क भी देख लें कि अगर इन दोनों का जीसीडी 1 है और बी की जगह पे अगर 1 आया हुआ है, तो ये इक्वेशन आपके पास यूनिक सोल्यूशन होगी, और साथ साथ इसका जो भी सोल्यूशन आएगा वो ए का इनवर्स होगा अंडर कांगुरेंट टू मॉड्यूलो एन के, क्योंकि x को a से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। तो ये मल्टीप्लिकेटिव जो भी इसका सोल्यूशन होगा वो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा अंडर मॉड्यूलो n के। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। एग्जांपल को कैसे सोल्व किया। 18x कांगुरेंट टू 30 मॉड्यूलो 42 है। तो इन दोनों का जीसीडी पहले ए का और एन का निकाल लें, 42 का और 18 का, तो आपके पास 6 आता है और 630 को डिवाइड करता है, तो इट्स मीन कि इसका आपके पास सोल्यूशन मिलेगा। और कितने सोल्यूशन मिलेंगे इसके? 6 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशंस मिलेंगे। तो एक सोल्यूशन कैलकुलेट कर लें। कैसे कैलकुलेट करना है? ये x की वैल्यू पुट करते जाएं 1 से लेके 42 तक, तो आपको 6 नंबर जरूर ऐसे मिल जाएंगे। तो एक फिलहाल निकाल लें। 1 पुट करें तो नहीं आता, 2 पुट करें, 4 पुट करें तो 72 आता है। तो 72 जो है वो उसमें 30 माइनस करें तो 42 आता है। 42 को डिवाइड कर देगा, तो ये एक सोल्यूशन मिल गया x इक्वल टू 4। बाकी सोल्यूशन कैसे मिलते हैं? x नॉट प्लस एन ओवर डी इंटू टी। चूंकि इसके 6 डिफरेंट सोल्यूशंस हैं, तो 0 से लेके 5 तक टी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ पर पुट करते जाएं, इसी क्वेश्चन को सोल्व करें। ये 70 आता है, टी की वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 4, 11, 18 अप टू 39 मोडुलो 42। तो ये आपके पास 6 डिफरेंट सोल्यूशंस मिल गए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको इस तरह अलग-अलग लिख लें कि x कांग्रुएंट टू 4 मोडुलो 42, x कांग्रुएंट टू 11 मोडुलो 42 अप टू x कांग्रुएंट टू 39 मोडुलो 42। ये सारे इसके 6 डिफरेंट सोल्यूशंस हैं। ये वाला इससे डिफरेंट है, ये वाला अगले से डिफरेंट है। अब देखें x कांग्रुएंट टू 4 मोडुलो 42 में आपके पास इन्फिनिटली मैनी नंबर्स यहाँ पर भी आ जाएंगे। यानी x अगर आप लें यहाँ पर 48 ले लें, 46 ले लें अगर, तो 46 को अगर आप x रख लें 46 में से 4 माइनस करें तो 42 आ जाता है। तो 42 भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन 46 भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन 46 जो है वो कांग्रुएंट टू 4 आ जाता है, इसलिए वो डिफरेंट नहीं गिना जाएगा। वो इसी जो है इसी में आ जाएगा, इसी कांग्रुएंट में आ जाएगा, इसी क्लास में आ जाएगा। तो ये आपके पास टोटल 6 डिफरेंट इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन जो हैं वो ये आपके पास टोटल 6 होंगे। बाकी जो भी होगा वो इन्हीं में से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, जैसे हमने थ्योरम में देखी थी चीजें। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसमें आप अगर आपके पास लीनियर कांग्रुएंस इक्वेशंस का एक सिस्टम आ जाए तो उसको आप सोल्व करते हैं बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इसलिए कहा जाता है कि ये चाइनीज जो है मैथमेटिशियंस, उन्होंने इस थ्योरम को फाइंड आउट किया था। ओके, लेट n1, n2 up to nr are positive integers such that all are pairwise relatively prime, यानी इन सब का अगर आपस में जीसीडी लिया जाए तो वो 1 आए फॉर i नॉट इक्वल टू j। अब साफ ज़ाहिर अगर i इक्वल टू j लेंगे तो फिर आपके पास जीसीडी 1 नहीं आएगा, वो तो फिर वही नंबर आ जाएगा। तो फॉर डिफरेंट n's जीसीडी pairwise is जीसीडी 1। देन द सिस्टम ऑफ द लीनियर कांग्रुएंस इक्वेशंस, ये आपके पास सिस्टम जो है x(a1) n1 मोडुलो n1 है, ये x कांग्रुएंट टू a2 मोडुलो n2 है, अप टू x, ये यहाँ पर भी कांग्रुएंट का साइन आना है, ये भी आप लोग इस करेक्शन कर लीजिएगा। जो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर एक और साइन आएगा, तो 3 साइन आ जाएंगे, कांग्रुएंट का साइन आएगा इधर। तो ये आपके पास टोटल r जो है वो कांग्रुएंस इक्वेशंस है। तो this system has a simultaneous solution which is a unique modulo n1, ये कॉमन नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है n1 into n2 up to nr, यानी
ये जो सोल्यूशन आपको मिलेगा वो यूनिक होगा अंडर दिस कांग्रेंट, जो भी इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा n1 into n2 अप टू nr। ओके, नेक्स्ट देख लें, इसका हम अब प्रूफ देखते हैं। प्रूफ जो आप लेट कर लें एक नंबर n जो कि इन सब का प्रोडक्ट है। n इज अ प्रोडक्ट ऑफ n1 into n2 अप टू nr, और ये एक नंबर कैपिटल N के सिलेक्ट कर लें, कंसीडर किया, ये नंबर जो है इस n को डिवाइड करेगा स्मॉल n के पे, जो ये के ले रहे हैं उसी के पे डिवाइड कर, यानी जो कैपिटल N के है ये इन सब नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, एक्सेप्ट इसमें से क्या निकाल देना है, स्मॉल n के, वेयर k इज बिटवीन 1 अप टू r। अब चूंकि इन जितने भी स्मॉल n आईज हैं उन वो सारे आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, अगर वो रिलेटिवली प्राइम है तो फिर कैपिटल N के का जो GCD आएगा विद N के वो 1 आएगा। दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, दिस इज एक्चुअली जस्ट ये कर लीजिएगा, ये जस्ट इक्वल का साइन है, इसमें जस्ट आपके पास 2 है, यानी इन दोनों का जो GCD है वो 1 है, वो GCD 1 ही आएगा। चूंकि जब हम n के कैलकुलेट करते हैं तो n के में वो जो स्मॉल n के को तो रखते ही नहीं है, तो फिर जब कैपिटल N के का GCD स्मॉल n के साथ लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, क्योंकि n के किसी और को तो मल्टीप्लाई कर किसी और को तो डिवाइड करता नहीं है, क्योंकि ये सारे आपस में रिलेटिवली प्राइम है, तो इसलिए कैपिटल N के का GCD जो है विद स्मॉल n के वो आपके पास 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सिंस अब इनका चूंकि GCD दोनों का 1 है, ये यहाँ पर भी इक्वल का साइन आना है, ये भी करेक्ट कर लीजिएगा, इन दोनों का GCD 1 है, तो बाय करोलरी जो हमने एक करोलरी ऊपर अभी पढ़ी कि अगर इन दोनों का GCD 1 हो तो फिर ये वाली जो इक्वेशन है ये एक यूनिक सोल्यूशन रखती है, कैपिटल N के x कांग्रुएंट टू 1 मॉड मॉडुलो n के, ये एक यूनिक सोल्यूशन रखती है। सपोज कर लें कि x के इसका जो है ये एक यूनिक सोल्यूशन है, इस इक्वेशन को स्टेरिक कह दें। अच्छा, अब कंसीडर कर लें ये एक नंबर x बार a1 n1 x1 प्लस a2 n2 x2, ये सम है इन सब नंबर्स का, क्लेम करते हैं कि ये हमारा वो सोल्यूशन है, ये वो साइमल्टेनियसली सोल्यूशन है ऑल जो है इक्वेशंस का, यानी ये सिस्टम का हमारे पास एक साइमल्टेनियस सोल्यूशन है, ये हमने अब प्रूफ करना है कि ये हमारा सोल्यूशन है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो एन आई है ये कांग्रुएंट टू 0 मोड एन के होगा, वेयर आई नॉट इक्वल टू के, क्योंकि एन आई जो है एन के अगर आ जाए तो उसको तो एन के डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि एन के कैपिटल एन के और स्मॉल एन के का GCD चूंकि 1 है, तो अगर यहाँ पर आई के नहीं ले रहा, इसीलिए लिखा हुआ है कि आई नॉट इक्वल टू, फॉर आई नॉट इक्वल टू के, तो बाकी जितने भी एन आईज हैं उनको एन के डिवाइड करेगा, क्योंकि उनमें एन के पड़ा होगा, बिकॉज एन के इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल एन के, इसमें से नहीं है, बाकी सबका ये प्रोडक्ट है। अब ये वाली जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी है, अगर इसको ये वाली इक्वेशन जो है इसको अंडर मॉड्यूलो एन के में देखें, तो चूंकि एन के बाकी तमाम एन आईज को डिवाइड करता है सिवाय कैपिटल एन के, तो बाकी तमाम जो हैं वो कांग्रुएंट टू 0 है, तो बाकी सारी 0 हो जाएंगी, ये भी 0 हो जाएगी, सारी 0 हो जाएंगी, सिर्फ कौन सी बचेगी इनमें से, ये वाली बचेगी आपके पास जो ए के एन के एक्स के है, क्योंकि एन के को स्मॉल एन के डिवाइड नहीं करता, बाकी सबको डिवाइड करता है, तो बाकी सब इसमें 0 हो गए, सिर्फ ये हमारे पास इक्वेशन बची है। ये वाली इक्वेशन और जो स्टेरिक इक्वेशन ऊपर कही थी ये वाली हमने, ये इक्वेशन चूंकि यूनिक सोल्यूशन रखती है जो कि एक्स के है, तो एन के की जगह पे एक्स के रखेंगे तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, ये मैंने लिख दिया। अब एन के स्मॉल एक्स के इज अ कांग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो एन के होता है, तो इन दोनों इक्वेशनों को अगर देखें तो बाय ट्रांजिटिव लॉ इसकी जगह पे हम ये वाला जो नंबर है इसकी जगह पे ये 1 पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे 1 पुट करें
तो एक्स बार आपके पास सिर्फ ए के रह जाता है। तो ए के एक्स बार इक्वल टू ए के अंडर मोडुलो एन के, इट्स मीन कि ये वाला जो एक्स बार है ये सॉल्यूशन बन गया कौन सी इक्वेशन का, जो ऊपर गिवन आर इक्वेशंस दी हुई हैं उनमें से के वाली इक्वेशन का ये सॉल्यूशन बन गया। और के हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज एक्स बार इज अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल ऑफ आवर दिस गिवन इक्वेशंस। एक्स बार इन सब इक्वेशंस का सॉल्यूशन बन गया। ओके ये हमने अब शो कर दिया कि एक्स बार इज अ साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। अब प्रूफ करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स बार एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं। और यूनिक आपको पता है, यूनिक प्रूफ करना है अंडर मोडुलो एन में, यानी उन सब एन आईज का प्रोडक्ट में। तो सपोज कर लें कि एक्स बार एक और सोल्यूशन है, ये एक्स बार था, इसको एक्स प्राइम कह लेते हैं। एक्स प्राइम इज अनदर सोल्यूशन जो उसका बन रहा है एन के का, फॉर एवरी सिस्टम का बन रहा है, तो उनमें से उस पर्टिकुलर के का भी बनेगा, तो उसको लिख लेते हैं कि एक्स प्राइम कांग्रुएंट टू ए के मॉड एन के, और ये तो पहले ही था। तो अगर इन दोनों को बाय ट्रांजिटिव लॉ कंपेयर करें तो एक्स बार इज कांग्रुएंट टू एक्स प्राइम मोडुलो एन के। हमने शो क्या करना है ये चीज कि ये दोनों जो है ये एक्चुअली सेम ही है अंडर मोडुलो एन में, तभी ये यूनिक शो होगा ना एक्स बार। ओके, इन दोनों इक्वेशनों को, ये वाली जो दो इक्वेशन है, बाय ट्रांजिटिव लॉ ये लिखा जा सकता है। अब अगर ये हमने लिख लिया, इट्स मीन एन के जो है इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है फॉर ऑल के, कोई के आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। एन के डिवाइड्स एक्स बार माइनस एक्स प्राइम, और जितने भी ये एन आईज हैं वो सारे आपस में रिलेटिवली प्राइम है। तो क्रोलरी हमने पढ़ी थी थ्योरम 2.4 में, उसकी सेकंड क्रोलरी जो है कि अगर ए सी को डिवाइड करे और बी भी सी को डिवाइड करे, लेकिन ए और बी आपस में रिलेटिव प्राइम हो, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी सी को डिवाइड करेगा। अब देखें ये सारे जो है इनको डिवाइड कर रहे हैं एक्स प्राइम एक्स बार माइनस एक्स प्राइम को, और ये सारे आपस में रिलेटिवली प्राइम है, तो इसका मतलब है इन सब का प्रोडक्ट भी इसको डिवाइड करेगा। और प्रोडक्ट जो है वो हमने क्या लिया हुआ है, वो n1 n2 अप टू n के, ये भी इसको डिवाइड करेगा। इस मीन के n इनको डिवाइड करेगा, n इनको अगर डिवाइड करेगा तो ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे अंडर मोडुलो n में, तो ये प्रूफ हो गया। सो दिस इज अ प्रूफ ऑफ द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की। फॉर एग्जांपल आपके पास तीन कांग्रुएंस इक्वेशन, x कांग्रुएंट टू 2 mod 3, x कांग्रुएंट टू 3 mod 5 और x कांग्रुएंट टू 2 mod 7। तो इसमें a1 2 है, a2 आपके पास 3 है, और a3 आपके पास ये वाला 2 है। और देखें 3 n1 3 n2 5 और n3 7, ये सारे आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर्स है। तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सोल्यूशन क्या होगा, वही एक्स बार क्या है, a1 x1 n1 प्लस a2 n2 x2 प्लस a3 n3 x3। तो हमें यहाँ पर a1 भी हमारे पास है, a2 भी है, a3 भी है, n1 n2 n3 भी है। तो क्या कैलकुलेट करना है, x1 x2 और x3 कैलकुलेट करना है। तो n यहाँ से क्या बनेगा आपका, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें n बन जाएगा। वहां से फिर क्या निकालना है, कैपिटल N1 का फार्मूला वही जो ऊपर थ्योरम में है कि सबका n ओवर स्मॉल n के, ये भी यानी n1 n2 n3 ओवर n2 निकालेंगे तो n2 आ जाएगा, इसी तरह n3, ये n1 कैपिटल n2 और कैपिटल n3 हमने कैलकुलेट कर लिए। अब क्या होगा, इसका मतलब वो जो इक्वेशन आपके पास बनी थी n के x इज कांग्रुएंट टू 1 mod n के, तो वो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो ये इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी 35x कांग्रुएंट टू 1 mod 3, ये वाला 3n1। इसी तरह यहाँ से निकाल लें, ये आ जाएगी 21 x कांग्रुएंट टू 1 mod 5, ये सारा जो प्रूफ में हमने किया उसी तरह। और यहाँ से 15x कांग्रुएंट टू 1 mod 7। अगर इस इक्वेशन का सोल्यूशन देखें तो 2 इसका सोल्यूशन बन जाता है, 1 से लेके, क्योंकि ये मोडुलो 3 है तो पहले 1 ट्राई करें फिर 2 ट्राई करें, तो इसका एक सोल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। तो 2 इसका हमें सोल्यूशन मिल गया इधर से। इस इक्वेशन का अगर सोल्यूशन देखें तो 1 इसका सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का देखें तो 3 इसका x 3 इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है।
यहाँ से x1 x2 x3 मिल गए। तो साइमल्टेनियस सोल्यूशन हमारे पास क्या था, x बार क्या था a1 n1 x1, इन सब में वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 233। 233 यूनिक सोल्यूशन होगा मॉड्यूलो n में, n क्या है 105। 105 अगर इसको देखें 233 को तो लिख सकते हैं 210 प्लस 23। 210 चूंकि 105 का मल्टीपल है इसलिए 0 हो गया, तो 23 रह गया। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। ओके, इस तरह चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से आप जो है आपके पास अगर और डिफरेंट कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस आ जाए तो उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट में ये थ्योरम है कि अगर आपके पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन जो है वो टू वेरिएबल्स में आ जाए उसका सिस्टम, तो फिर उनको कैसे सॉल्व करना है। तो ये थ्योरम मैं नहीं कर रहा, थ्योरम आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ इसका। इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है कि ए एक्स प्लस बी वाई कांग्रुएंट टू आर मॉड एन और सी एक्स प्लस डी वाई कांग्रुएंट टू एस मॉड एन हो, हैज अ यूनिक मोडुलो एन, ये यूनिक सोल्यूशन इसका होगा, यूनिक सोल्यूशन मोडुलो एन इफ द जीसीडी ऑफ ए डी माइनस बी सी कॉमा एन इज इक्वल टू 1, अगर इनका जीसीडी जो है वो 1 हो। तो इसको प्रूफ बाय योर सेल्फ करें। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक सॉल्व कर देता हूँ। ये पहली इक्वेशन है 7x प्लस 3y इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है। तो अगर ए डी माइनस बी, ये वाला ए डी माइनस बी सी कॉमा ये एन देखें तो ये आपके पास इनका जी सी डी 1 होता है, तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है कि पहले इन दो इक्वेशन है, दोनों से पहले y को एलिमिनेट कर लो। y को एलिमिनेट करने के लिए पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 5 से, और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 3 से, तो y कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 29x कांग्रुएंट टू 23 मॉड 16। इस 29 को लिख सकते हैं आप ऐसे, इसमें 16 माइनस हो जाएगा क्योंकि 16 तो 0 हो जाएगा इसमें, बाकी 13 रह गया और इधर आपके पास 7 रह गया। मजीद अगर आप इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 65x कांग्रुएंट टू 35 आ जाता है। 65 चूँकि 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, बाकी x रह जाएगा। इसी तरह 32 में से पीछे निकालें तो 3 रह जाएगा। तो ये आपके पास x वाला सोल्यूशन आ गया। इसी तरह y को अगर x को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास y वाला सोल्यूशन आ जाएगा, y कांग्रुएंट टू 7 mod 16। तो आपके पास ये एक यूनिक सोल्यूशन मिल गया। ओके, दिस आज का जो लेक्चर था वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसके ये नोट्स बना के और इसकी ये वीडियो इतनी लंबी आप लोगों को शेयर की है। अब आप लोग इसकी सारी एक्सरसाइज जो है पहले इस लेक्चर को अच्छी तरीके से समझें। कोई क्वेश्चन हो तो वो डिस्कस करें और इसी जो है ये थ्योरम्स को आप स्टडी करें। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और फिर ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा।